हेलो फ्रेंड्स, तो आज हम एक्सप्लेन करने वाले हैं आश्रम सीरीज का सीजन 3 का पार्ट 2। तो चलिए शुरू करते हैं। तो एपिसोड 1 की शुरुआत में हम हुकुम सिंह और बन्नो को देखते हैं, जो बाबा निराला के बारे में बात कर रहे होते हैं। इनका कहना था कि निराला बहुत बड़ा चालबाज इंसान है, जो जल्दी से किसी की पकड़ में नहीं आने वाला। तभी बन्नो कहती है कि मोंटी कभी भी अपना शुद्धिकरण नहीं करवाने वाला, उसमें हवस बहुत ज्यादा है। जरूर इन लोगों ने कोई चाल चली है। शुद्धिकरण का मतलब पुरुष नसबंदी होती है। वहीं हम सीएम सुंदरलाल को देखते हैं, जो पूरी तरह से बाबा के समर्थन में आ गया था और वो मीडिया को बुलाकर उल्टा पम्मी को ही कसूरवार ठहराता है और बाबा निराला की तारीफ करता है। ये सब सुनकर मीडिया भी हैरान हो जाती है कि ये सुंदरलाल इतनी जल्दी कैसे पलट गया। इधर भोपा उस डॉक्टर से बात कर रहा होता है जिसने निराला की जाँच की थी और इनने सबसे झूठ कहा था कि बाबा ने शुद्धिकरण करवाया है। भोपे ने डॉक्टर को 20 करोड़ रुपए दिए थे बाबा निराला की नसबंदी यानी कि शुद्धिकरण की बात कहने के लिए, जबकि असल में बाबा ने कोई शुद्धिकरण नहीं करवाया था। डॉक्टर ने झूठी रिपोर्ट्स बनाई थी। इसके बाद बाबा निराला भोपे से पूछते हैं कि वो सोनिया नहीं दिख रही, कहाँ है आजकल। इसके बाद भोपे निराला को सोनिया की वीडियो दिखाता है। उस वीडियो में सोनिया बोल रही थी कि मुझे अफ्रीका के एक बड़े बिजनेसमैन ने अपनी बिल्डिंग इमेज के लिए बुलाया है, इसलिए मुझे यहाँ आना पड़ा। हालांकि मैंने तुम्हें पूरी दुनिया के सामने भगवान तो बना ही दिया है और जब मैं अफ्रीका से वापस आऊंगी तो मैं आपसे जरूर मिलूंगी। इस पर निराला भोपे से कहते हैं कि आखिरी बार सोनिया मिलकर जाती तो अच्छा लगता। इस पर भोपे निराला से कहता है कि तू अपनी हवस को थोड़ा कंट्रोल में रख। एक बार तुझे बचा लिया है, बार बार कौन बचाएगा। इधर जेल में पम्मी का रो रो कर बुरा हाल हो रहा था। तभी वहाँ कुछ कैदी आकर पम्मी को मारने पीटने लगते हैं। उनका कहना था कि तूने हमारे बाबा के ऊपर इतने गंदे आरोप कैसे लगा दिए। तभी वहाँ जेलर आता है और हमें पता चलता है कि ये सब कुछ भोपे करवा रहा होता है पम्मी को सबक सिखाने के लिए। कुछ दिनों के बाद पम्मी के मोहल्ले का लड़का पम्मी से मिलने आता है, मगर जेलर उसे मिलने से साफ मना कर देता है। वो कहता है कि पम्मी किसी से भी नहीं मिलना चाहती। वहीं हम देख पाते हैं कि अक्की भी पम्मी से मिलना चाहता था, मगर अब ये कुछ नहीं कर सकते और इन्हें वहाँ से लौटना पड़ता है। इसके बाद हम पम्मी की मम्मी को देखते हैं, जो कि हॉस्पिटल में अपनी अंतिम सांसें गिन रही थी और बबीता उनके पास थी। बबीता पम्मी की भाभी है। हालांकि बबीता भी आश्रम में ही काम करती है। तभी बबीता को कुछ याद आता है और वो तुरंत दिलावर को कॉल करती है और उससे कहती है कि कैसे भी करके आप पम्मी से उसकी माँ की बात करवा दीजिए। पम्मी की माँ कभी भी भगवान को प्यारी हो सकती है। एक बार पम्मी उनसे बात कर लेगी तो उनकी आत्मा को शांति मिलेगी। अब दिलावर अपनी पावर्स का यूज करके पम्मी से उसकी माँ की बात करवाता है। बबीता अपनी सास से कहती है कि पम्मी तुमसे बात करना चाहती है। पम्मी अपनी माँ से कहती है कि माँ मैंने कुछ नहीं किया, मुझे माफ कर दो। अगर पम्मी की माँ तो बिना कुछ कहे ही भगवान को प्यारी हो जाती है। ये जानकर पम्मी अंदर से टूट जाती है, क्योंकि उस निराला ने पम्मी का सब कुछ छीन लिया था। इसके बाद बबीता सीधा निराला के पास आती है और कहती है कि बाबा पम्मी की माँ चल बसी और उन्होंने पम्मी को माफ भी नहीं किया, क्योंकि उसने आपको जेल पहुंचाने की गुस्ताखी की थी। ऐसे में तो उन्हें कभी भी मोक्ष नहीं मिलेगा। ये सुनकर निराला भी कुछ सोचने लगता है। इसके बाद निराला तुरंत ही जेल जाता है और वो आज कैदियों के बीच सत्संग करता है। इसके बाद निराला सीधा पम्मी से मिलने जाता है, मगर पम्मी इस बार निराला को देखकर कोई भी रिएक्शन नहीं करती। उल्टा वो तो हाथ जोड़कर खड़ी हो जाती है। यहाँ हम समझ पा रहे हैं कि पम्मी के माइंड में कुछ तो खुराफाती चल रहा था। पम्मी निराला को अपने जाल में फंसाकर उससे बदला लेना चाहती है। इसके बाद पम्मी सीधा निराला के पैरों में गिर जाती है और उससे माफी भी मांगती है। पम्मी कहती है कि बाबा मेरी बुद्धि भ्रष्ट हो गई थी, जो मैंने तुम पर इतना बुरा आरोप लगाया, लेकिन अब आप ही मेरे भगवान हो। मैंने तुम्हें दिल से भगवान मान लिया है। आप कृपा करके मुझे माफ कर दीजिए। अब निराला भी पम्मी को खुशी खुशी माफ कर देता है। हाँ, हम देख पाते हैं कि अभी भी निराला के अंदर हवस भरी पड़ी है। निराला जेलर से कहता है कि आज पम्मी को उसकी माँ के अंतिम संस्कार में जाने दिया जाए। पम्मी की गारंटी मैं लेता हूँ। न कहकर निराला पम्मी को गले लगा लेता है और हम देख पाते हैं कि निराला खुद पर कंट्रोल भी नहीं कर पा रहा है। इसके बाद पम्मी को उसकी माँ के पास ले जाया जाता है। यहाँ पम्मी से मिलने उजागर सिंह, अक्की सभी लोग आते हैं, पर पम्मी किसी से भी बात नहीं करती और वो अपने मोहल्ले के लड़के से कहती है कि तुम अक्की से बोल देना कि अब मेरा इस दुनिया में कोई नहीं है, इसलिए मेरे लिए वो परेशान ना हो। इतना कहकर वो अपनी माँ को अग्नि दे देती है और वो फिर से जेल आ जाती है। इसके बाद निराला अपने आश्रम आता है
तो वो डीआईजी बलवंत से कहता है कि पम्मी को अब सजा नहीं होनी चाहिए, क्योंकि मुझे पम्मी अपने आश्रम में चाहिए। इतना सुनते ही डीआईजी पम्मी को सीधा जेल से निकलवाने के काम में लग जाता है। जैसे ही ये बात भोपे को पता चलती है कि निराला पम्मी को जेल से निकलवाने वाला है, तो भोपे निराला पर बहुत ज्यादा भड़क जाता है। भोपे का कहना था कि निराला, तेरी वजह से हम अपना आश्रम हाथ से गवा बैठेंगे, क्योंकि तुझे पम्मी के सिवाय कुछ दिखाई नहीं दे रहा। पता नहीं ऐसा क्या देख लिया तूने उस लड़की में। निराला कहता है कि पम्मी अब बदल चुकी है, वो आश्रम में रहेगी तो अच्छा रहेगा। भोपे निराला से कहता है कि तेरे कहने पर पम्मी तो बाहर आ जाएगी, मगर एक पल के लिए भी वो तेरे करीब नहीं आनी चाहिए, वरना मैं उसे तेरी आंखों के सामने ही काट के फेंक दूंगा। इस पर निराला भी भोपे की बात मान जाता है। इधर बलवंत सारे चार्जेस हटवाकर पम्मी को रिहा करवा लेता है। आश्रम के लोग पम्मी को आश्रम ले जाने के लिए आते हैं। अब वहाँ से जाते देख अक्की पम्मी को रोकने की कोशिश करता है। तो कहता है कि पम्मी, अगर तू आश्रम में चली गई तो दोबारा लौटकर वापस नहीं आ पाएगी। अगर पम्मी तो जैसे उसकी कान में कोई जू ही नहीं रेंगती। ये सब देखकर पुलिस वाला उजागर सिंह भी हैरान था कि आखिर पम्मी को ये क्या हो गया है, और वो अक्की को संभालता है। इसके बाद पम्मी नए आश्रम पे आ जाती है, जहाँ साध्वी माता सबसे पहले पम्मी को बहुत ज्यादा सुनाती है। इसके बाद वो सीधा पम्मी को नीचे वाली कोठरी में डलवा देती है, जो कि एक तरह की जेल ही थी। हम ये तो समझ पा रहे हैं कि पम्मी यहाँ पर निराला से बदला लेने आई है, चाहे अब उसे कुछ भी क्यों ना करना पड़े। इसके बाद जब बबीता निराला के साथ होती है, तो वो निराला से कहती है कि पम्मी आ तो गई है, लेकिन उसे नीचे वाली कोठरी में बंद करवा दिया है। इस पर निराला बबीता से कहता है कि कुछ दिन उसे कोठरी में रहने दो, बाद में हम उसे निकाल लेंगे, क्योंकि वो हमारी सबसे खास सेवकों में से एक होगी। इसके बाद पम्मी को आश्रम के कामों में लगा दिया जाता है, जैसे झाड़ू पोछा। वहीं भोपे कैमरे के जरिए पम्मी की हर हरकत पर नजर भी रखता है, ताकि अगर वो कहीं कोई चालबाजी करेगी तो पकड़ी जाएगी। अब भोपे के कहने पर ही बोर्डन बार बार पम्मी को परेशान भी कर रही होती है, मगर पम्मी तो चुपचाप सब कुछ सहन कर रही थी। इधर अक्की उजागर से मिलने के बाद उसकी बंदूक चुराकर भागने की कोशिश करता है। अक्की कहता है कि आज मैं उस निराला को खत्म करके सारा किस्सा ही खत्म कर दूंगा। इस पर उजागर उसे समझा बुझाकर अपने घर ले जाता है। अक्की पम्मी से प्यार करता था, वो नहीं चाहता था कि पम्मी कोई मुसीबत में पड़े। इधर पम्मी आश्रम के काम में पूरी तरह से खो चुकी थी। इसके बाद हम देख पाते हैं कि पम्मी सो चुकी है। तभी निराला के आदमी आते हैं और पम्मी को उठाकर उसे निराला के पास ले जाने लगते हैं। तभी अक्की की आंख खुल जाती है, ये सब एक सपना था, और यहाँ उजागर सिंह ने अक्की को बांध कर पटक रखा था, क्योंकि अक्की किसी भी हाल में निराला को खत्म कर देना चाहता था। अक्की तो अपने होशो हवास में ही नहीं था। अक्की अपने आप को खोलने की जिद करने लगता है, मगर उजागर सिंह उसे बेहोशी की दवा को पानी में मिलाकर पिला देता है। वहीं इधर आश्रम में पम्मी से मिलने के लिए उसकी भाभी बबीता आती है। बबीता पम्मी से कहती है कि तुझे यहाँ नहीं आना चाहिए था, तुझे ये लोग यहाँ बहुत परेशान करेंगे। जहाँ पम्मी भाभी से कहती है कि मैं तो अब निराला बाबा की भक्त बन चुकी हूँ, मुझे अब किसी से कोई फर्क नहीं पड़ता। जैसे ही सुबह उजागर की नींद खुलती है तो वो देखता है कि अक्की यहाँ से भाग चुका है। ये देखकर तो उजागर के होश ही उड़ जाते हैं। अगले सीन में हम एक बारात को बाबा निराला के आश्रम की तरफ आते हुए देखते हैं। असल में दुल्हन माइकल की भतीजी होती है, इसीलिए माइकल दुल्हा दुल्हन को निराला बाबा का आशीर्वाद दिलवाने लाया था। वहीं हम अक्की को देख पाते हैं, जो कि बैंड वाले के भेष में आया हुआ था और आश्रम में एंट्री कर जाता है। जब दुल्हा दुल्हन आश्रम में बाबा का आशीर्वाद लेने आते हैं, वहीं मौका मिलते ही अक्की पीछे के रास्ते से एक गार्ड को मारकर बेहोश कर देता है और उसकी ड्रेस पहन लेता है। सारा सत्संग खत्म होने के बाद निराला अपने कमरे में सोने चले जाते हैं। अभी अक्की भी आश्रम के अंदर पता करके निराला की तरफ जाने लगता है, मगर तभी माइकल उससे पूछने लगता है, तुम्हारी ड्यूटी कहाँ लगी है? और अक्की को देखकर माइकल पहचान जाता है। इसके कारण इन लोगों में हाथापाई हो जाती है और माइकल किसी तरह से अक्की को पकड़ लेता है। तभी गोलियों की आवाज सुनकर निराला वहाँ आ जाता है। अब निराला समझ जाता है कि अक्की ने ही पम्मी की बुद्धि में जहर घोला होगा। निराला अक्की से कहता है कि तू मुझसे मेरी पम्मी छीनना चाहता है, अब तो तेरी कोई माफी भी नहीं है। ये कहकर निराला अक्की को गोली मार देता है, जिससे अक्की की यहीं पर मौत हो जाती है। अब बबीता पम्मी को आकर बताती है कि अक्की मारा गया। ये सुनकर पम्मी ऐसे रिएक्ट करती है जैसे कि उसे कोई मतलब ही नहीं, मगर बबीता के वहाँ से जाते ही पम्मी खुद पर कंट्रोल खो देती है और जोर जोर से रोने लगती है। के बाद वो उजागर सिंह के लिए एक लेटर लिखती है,
उस लेटर में पम्मी ने लिखा था कि वो अक्की से बहुत प्यार करती है, इसीलिए उसने अक्की को खुद से दूर किया था, क्योंकि पम्मी के जितने भी करीबी थे बाबा उन्हें सबको खत्म कर चुका है और वो नहीं चाहती थी कि अक्की का भी यही हाल हो, और अब तो मैं उसे बचा भी नहीं पाई। इधर उजागर सिंह जब अक्की की लाश को देखता है तो उसे भी रोना आ जाता है। वो सोचने लगता है कि मैं इसे भी नहीं बचा पाया। इसके बाद ये लोग अक्की का अंतिम संस्कार करते हैं। तभी उजागर का साथी कृष्णा, जो कि आश्रम में एक सेवक है, वो पम्मी की चिट्ठी उजागर सिंह को लाकर देता है। चिट्ठी को पढ़कर उजागर भी इमोशनल हो जाता है। इसके बाद ये लोग अक्की का अंतिम संस्कार पूरा करते हैं। वहीं पम्मी अक्की के जाने से और भी ज्यादा टूट चुकी थी। आगे हम देखते हैं कि निराला साध्वी माता से पूछता है कि अब पम्मी कैसी है। साध्वी कहती है कि जेल से आने के बाद तो पम्मी पूरी तरह से बदल चुकी है, बस वो आपका ही नाम जपती रहती है। ये सुनकर निराला भी खुश हो जाता है। अगले दिन बाबा मनसुख की पुण्यतिथि होती है, तो पूजा में पम्मी जाने के लिए कह रही होती है। इस पर गार्ड साध्वी माता से पूछता है तो साध्वी माता उसे पुण्यतिथि में जाने की अनुमति दे देती है। इसके बाद पम्मी आज निराला बाबा की पूजा में भी शामिल होती है, मगर तभी भोपे सिंह उसे बाबा के पास खड़ा हुआ देख लेता है, जिससे भोपे सिंह को पम्मी पर बहुत जोरों का गुस्सा आता है और भोपे तुरंत पम्मी को घसीटते हुए वहाँ से ले जाने लगता है। निराला भोपे को रोकने की कोशिश करता है, मगर भोपे किसी की नहीं सुनता। अब भोपे पम्मी को बेरहमी से घसीटता हुआ पम्मी की कोठरी में लेकर आता है और आज मौका मिलते ही पम्मी भोपे को ही अपने जाल में फंसाने लगती है। इससे भोपे भी पम्मी की तरफ अट्रैक्ट होने लगता है। न जाने पम्मी में कौन सा नशा था, मगर भोपे खुद पर कंट्रोल करता है और पम्मी से दूर हो जाता है। मगर तभी पम्मी भोपे से कहती है कि मैंने सुना है तेरा शुद्धिकरण हो रखा है, तो तू मेरे मजे कैसे ले पाएगा। ये सुनकर भोपे गुस्से में वहाँ से चला जाता है। इसके बाद बबीता वहाँ आती है। बबीता पम्मी से कहती है कि पम्मी तू इन सब से बदला मत ले, ना ये लोग तुझे ही जान से मार डालेंगे। पम्मी कहती है कि अब मेरे पास बचा ही क्या है, मैं अपना बदला तो लेकर रहूंगी और इस आश्रम को जलाकर खाक कर दूंगी। बबीता भी पम्मी की बातों से हैरान हो जाती है। इसके बाद ऐसे ही चलता रहता है, जहाँ पम्मी आश्रम के काम करते हुए भोपे पर लाइन मारती रहती थी। कहीं न कहीं भोपे भी उस पर अट्रैक्ट होने लगा था, मगर अब वो खुद पर से कंट्रोल खो देता है। भोपे भी पम्मी के झांसे में पड़ जाता है। इसके बाद भोपे पम्मी को आश्रम के बाहर लंगर में काम करने की इजाजत दे देता है। ये देखकर साध्वी भी हैरान हो जाती है, आखिर ये भोपे का गुस्सा शांत कैसे हो गया। के बाद पम्मी कुछ दिनों तक ऐसे ही काम करती रहती है और वो भोपे पर डोरे डालती रहती है। और एक दिन पम्मी इशारे से भोपे को अपने पीछे बुलाती है। वहीं भोपे और पम्मी एक रूम में जाकर दोनों इंटीमेट होने लगते हैं। भोपे पम्मी से कहता है कि मेरा कोई शुद्धिकरण नहीं हुआ है, और भोपे भी आज पम्मी के साथ फुल मजे करता है। इसके बाद पम्मी भोपे को और चने के झाड़ पर चढ़ाते हुए कहती है कि तुम तो निराला से भी बड़े वाले मर्द हो। ये सुनकर भोपा बहुत ज्यादा खुश हो जाता है, यानी कि पम्मी की तरकीब काम कर रही थी। आगे निराला देखता है कि पम्मी उसकी सेवा में हाजिर है, जिसे देखकर निराला भी खुश हो जाता है। भोपे बाबा से कहता है कि अब पम्मी बदल चुकी है, इसीलिए इसे तुम्हारी सेवा में लगाया है। इसके बाद निराला पम्मी से कहता है कि पम्मी मैं एक सत्संग में जा रहा हूँ, तू भी मेरे साथ चल सकती है। मगर पम्मी तो भोपे की तरफ देखते हुए बाबा के साथ जाने से मना कर देती है। बहाना बनाते हुए कहती है कि मुझे आश्रम की सफाई करनी है और भोपे जी ने अभी मुझे तुम्हारे साथ जाने की अनुमति नहीं दी है। अब निराला बाबा के वहाँ से जाते ही पम्मी फिर से भोपे को इशारा करते हुए अपने पास बुलाती है। यहाँ भोपे भी खींचा चला आता है। भोपे को तो ये भी याद नहीं रहता कि उसे कुछ काम भी करने हैं। इसके बाद ये दोनों स्टोर रूम में चले जाते हैं और वहाँ भी इंटीमेट होने लगते हैं। पम्मी भोपे से प्यार भरी बातें भी करती है। पम्मी भोपे से कहती है कि तुम्हारे साथ रहकर मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। पम्मी की बातों से भोपे भी खुश हो जाता है। साथ ही भोपे सिंह पम्मी को एक मोबाइल भी गिफ्ट करता है। भोपे पम्मी से कहता है कि जब भी तुम्हें मेरी याद आए तो तुम मुझे फोन कर लेना, क्योंकि अब तो मुझे भी तेरी आदत हो गई है और मुझे भी तेरे बिना अच्छा नहीं लगता। इसके बाद हम आश्रम की कार्यकर्ता बबीता और कविता को देखते हैं। ये दोनों आपस में ही बातें कर रही थी कि पम्मी आजकल कुछ नया ही गेम खेल रही है, बस उसका सच सामने ना आ जाए, वरना हम लोग भी पकड़े जाएंगे। कि इन सब में ये दोनों भी शामिल हैं। मगर जब सनोवर अपने कमरे में जा रही होती है तो अचानक से उसे दोहरे पड़ने लगते हैं और सनोवर को हॉस्पिटल ले जाया जाता है, जहाँ डॉक्टर कृष्णा से कहते हैं कि इसका चेकअप एक मशीन से ही हो सकता है,
जरा पता करके बताओ वो मशीन कौन से हॉस्पिटल में अवेलेबल होगी। हमें सनोवर को वहीं ले जाना होगा। इसके बाद कृष्णा उस मशीन का पता करने लगता है, मगर उसी टाइम डॉक्टर के पास ईश्वरनाथ का कॉल आता है। अब हमें पता चलता है कि सनोवर ईश्वरनाथ की बेटी है। ईश्वर डॉक्टर से हेल्प मांगता है। वो कहता है कि मेरी बेटी को दीनानाथ हॉस्पिटल में भिजवा दीजिए, यहाँ पर उसका इलाज करवा लूंगा। इनकी बातों से हमें पता चलता है कि एक टाइम था जब डॉक्टर कहीं क्लिनिक चलाता था। वहाँ डॉक्टर से कुछ कांड हो गया था, तब ईश्वरनाथ ने ही उसे वहाँ से निकालने में हेल्प की थी, आश्रम में नौकरी दिलवाई थी। तभी से ये डॉक्टर ईश्वरनाथ की बहुत इज्जत करता है और इस बार भी डॉक्टर ईश्वरनाथ की बात मानकर सनोवर को दीनानाथ हॉस्पिटल में एडमिट करवा देता है। वहीं कृष्णा भी ये खबर उजागर सिंह को दे देता है कि ईश्वरनाथ की बेटी को दीनानाथ हॉस्पिटल में ले जाया जा रहा है। उजागर सिंह को लगता है कि अपनी बेटी से मिलने ईश्वरनाथ जरूर आएगा, इसीलिए उजागर सिंह भी दीनानाथ हॉस्पिटल के वहां पहुंच जाता है। इधर हम देखते हैं कि पम्मी और भोपा आज भी इंटीमेट हो रहे होते हैं, यानी कि भोपे पम्मी के साथ बहुत मजे कर रहा था। इधर सनोवर का इलाज शुरू हो जाता है। ईश्वरनाथ ही अपनी बेटी का इलाज करवा रहा होता है। अभी वहाँ मिलने उससे उजागर सिंह आता है, मगर ईश्वरनाथ तो उजागर सिंह से बात तक नहीं करता। इधर सीएम हुकुम सिंह ने एक इवेंट करने का सोचा था, जिस पर सभी लोग कहते हैं कि जब निराला बाबा ही नहीं आएंगे तो इवेंट करने का क्या मतलब। इस पर सारे लोग कहते हैं कि आप कैसे भी करके बाबा निराला को इवेंट में आने के लिए मनाइए। इसके बाद हुकुम सिंह बाबा निराला के पास आकर सीधा उससे माफी मांगने लगता है। हुकुम सिंह का कहना था कि बाबा मुझसे जो भी गलतियां हुई है उसे कृपा करके आप माफ कर दीजिए और मेरे समारोह में आपका आना बहुत जरूरी है। अब निराला हुकुम सिंह को माफ कर देता है, लेकिन प्रॉब्लम ये थी कि उस दिन बाबा को कहीं और समारोह में जाना था, इसलिए अब वो सोच में पड़ जाता है कि अब वो क्या करेगा। इस पर बबीता कहती है कि वहाँ भोपे चले जाएंगे, लेकिन आप सीएम के साथ रहेंगे तो इसमें आपका ही फायदा रहेगा। इस पर निराला भी भोपे को ऑर्डर दे देता है कि तुम मेरी जगह उस दूसरे वाले समारोह पर जाओगे। फिर अगले दिन भोपे को दूसरे समारोह में जाना पड़ता है। इधर निराला सीएम वाले समारोह में उसके साथ चला जाता है। अब पम्मी भोपे को कॉल करके कहती है कि तुम्हारे बिना मेरा मन नहीं लग रहा, जल्दी से जल्दी आने की कोशिश करना। इधर भोपे भी पम्मी से प्यार भरी बातें करने लगता है। इसके बाद हम देखते हैं कि सीएम के साथ बाबा का समारोह चल रहा होता है और दूसरी तरफ भोपे ने बाबा का समारोह संभाला हुआ था, मगर उसे अभी भी पम्मी बार बार मैसेज किए जा रही थी, जिसे देखकर भोपा खुद पर कंट्रोल खो देता है और वो जल्दी ही समारोह को खत्म करके वापस आश्रम आ जाता है, जहां पम्मी भोपे को अपने पीछे पीछे निराला के रूम में ले आती है। भोपे भी आज पम्मी के साथ यही रोमांस करने लगता है। इस पर भोपे पहले तो मना करता है, लेकिन पम्मी उसे उकसाने लगती है, कहती है कि मुझे लगता है तुम निराला से बहुत ज्यादा डरते हो। सुनकर भोपे यहीं पर पम्मी के साथ इंटीमेट होने लगता है, मगर थोड़ी ही देर में वहाँ की लाइट्स चालू हो जाती है और पर्दे के पीछे से बबीता और निराला निकलते हैं। ये देखकर तो भोपे के होश ही उड़ जाते हैं। अब भोपा अपनी सफाई में कुछ कह पाता उससे पहले ही बाबा निराला अपने आदमियों से भोपे को पकड़वा देते हैं। अभी एक डॉक्टर आता है और सीधा उसे बेहोशी का इंजेक्शन लगा देता है। असल में ये सब कुछ पम्मी और बबीता की चाल थी, जो उन्होंने निराला को इस तरह से दिखाया जैसे कि भोपे जबरदस्ती पम्मी के साथ दुष्कर्म कर रहा था। वही निराला पम्मी को पहले से ही पसंद करता था, इसीलिए वो ये सब कुछ देखकर बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाता है। आगे हम देखते हैं कि भोपे को नशे का इंजेक्शन तो दे ही दिया था, इसके बाद उसे अच्छे से स्नान कराया जाता है और उसके बाद उसे शुद्धिकरण के लिए ले जाया जाता है। भोपे तो नशे में था, कुछ नहीं कर पाता। अब निराला भोपे का शुद्धिकरण करवा देता है, यानी कि उसका प्राइवेट पार्ट ही हटवा देता है। इसके बाद निराला से मिलने बबीता आती है और वो निराला से कहती है कि आज तुमने पम्मी को भोपे से आजादी दिलवा दी है, इसलिए आज वो सुकून की नींद सो रही है। निराला बबीता से कहता है कि टाइम मिलने पर मैं उससे जरूर मिलूंगा। इसके बाद निराला भोपे के पास आता है और उससे कहता है कि तेरा भी मन भटक रहा था, इसलिए हमने तेरा शुद्धिकरण करवा दिया, तू पूरी तरह से हमारी भक्ति कर पाएगा। साथ ही निराला भोपे से कहता है कि आज से मैं तेरी पूरी परेशानी ही दूर कर दूंगा, इसीलिए आज से भोपे का पूरा काम बबीता संभालेगी। ये सुनकर भोपे को और बाकी सभी को जोर का झटका लगता है कि अब बबीता ने भोपे सिंह की जगह ले ली थी, मगर भोपा कुछ नहीं कर पाता। जैसे जैसे भोपे सिंह थोड़ा ठीक होता है तो उसे बाबा पर बार बार गुस्सा आता है। इधर सनोरा अभी तक ठीक नहीं हुई थी,
इसीलिए ईश्वरनाथ टेंशन में आ जाता है। इसके बाद हम देखते हैं कि ईश्वरनाथ के पास उजागर सिंह आता है और वो ईश्वरनाथ से कहता है कि मैं एक बार इस निराला बाबा का सच जानना चाहता हूँ, क्योंकि इस निराला बाबा ने कई सारे लोगों की जिंदगी बर्बाद कर दी और हर दिन लड़कियों के साथ पता नहीं वो क्या करता है। अब उजागर सिंह के बहुत ज्यादा इंसिस्ट करने पर ईश्वरनाथ उसे कहानी बताना शुरू करता है। इसके बाद कहानी पास्ट में जाती है। तो कहानी ये थी कि बाबा मनसुख एक सच्चे बाबा थे, जो एक बहुत बड़े संत थे, जहाँ बड़े बड़े लोग उनकी पूजा करते थे। बाबा मनसुख का एक ड्राइवर होता है, उसी का दामाद ये मोंटी होता है, जो इस टाइम निराला बाबा बन रहा है। मोंटी कीरतपुर से सीधा मनसुख बाबा के आश्रम आया। तो मोंटी ने आते से ही सेवा भाव करना शुरू कर दिया। शुरुआत में मोंटी सबको बहुत अच्छा इंसान लगा। उसने सेवा कर करके सभी का दिल जीत लिया। हाँ, मोंटी अपना हर काम बहुत ईमानदारी से करता था। धीरे धीरे करके मोंटी बाबा का खास बन गया। अगर ईश्वरनाथ को ये हरकत शुरुआत से ही खटक रही थी। धीरे धीरे वक्त बीतता गया तो मोंटी देखता है कि कई सारे लोग बाबा मनसुख के पास आते हैं उन्हें चंदा देने। उन लोगों का बस इतना कहना होता है कि बाबा बस एक बार उन लोगों के यहाँ सत्संग कर ले। मगर मनसुख बाबा पैसों के भूखे नहीं थे, इसीलिए जहाँ से पैसे का लालच आता वहाँ पर बाबा सत्संग करने से ही मना कर देते। ये सब कुछ देखकर मोंटी से रहा नहीं जाता, इसीलिए मोंटी ने इन लोगों से अलग जाकर डील करना शुरू कर दिया। जहाँ हम देख पाते हैं कि पैसे तो मोंटी रख लेता था और बाबा को किसी न किसी बहाने से सत्संग कराने के लिए उनके वहाँ ले जाया करता था। इसी तरह से मोंटी की जिंदगी अच्छे से चल रही थी। इसी तरह से हुकुम सिंह के पिता भी एक बार बाबा मनसुख नाथ के पास आए, जो अपने बेटे हुकुम सिंह को एमएलए बनाना चाहते थे। हुकुम सिंह के पापा का कहना था कि बाबा हम तुम्हें 2 करोड़ रुपए देंगे अगर तुम्हें अपने भक्तों से कहकर वोट हमें दिलवाना होगा। ये सुनकर बाबा मनसुख मना कर देते हैं। बाबा मनसुख का कहना था कि ना ही हम पैसे लेंगे और ना ही किसी से कुछ कहेंगे। ये सुनकर हुकुम सिंह और उसके पिता चुपचाप वहाँ से चले जाते हैं। मोंटी ये सब कुछ देख रहा था। अगले दिन सीधा मोंटी हुकुम सिंह के घर पहुँच जाता है। मोंटी हुकुम सिंह के पिताजी से कहता है कि बाबा मनसुख और उनके सेवक मुझ पर बहुत भरोसा करते हैं और वे लोग मेरी बात जरूर सुनेंगे, इसलिए मैं आपको वोट दिलवा सकता हूँ। इसी तरह से मोंटी ने इन लोगों से 2 करोड़ रुपए ले लिए और हुकुम सिंह को जिताने के लिए उसने सबसे पहले अपने पुराने दोस्त भोपे सिंह को बुलाया। के बाद ये लोग सीधा शबनम होटल पहुँचे, जहाँ इनकी दोस्ती मोहिनी से हुई। शबनम होटल में मोहिनी मैनेजर का काम करती थी, जहाँ हम देख पाते हैं कि होटल का मालिक मनसुख बाबा का बहुत बड़ा भक्त था। इसीलिए मोंटी ने भोपे सिंह को उसी होटल में नौकरी पर लगवा दिया। इसके बाद मोंटी ने अपना दिमाग चलाना शुरू कर दिया। असल में महंत का चुनाव बाबा के 10 प्रमुख खास आदमियों के हाथ से ही होता है, तो बाबा के बहुत खास होते हैं। इसके बाद मोंटी ने बाबा के उन 10 आदमियों को लालच देना शुरू किया और वो ईश्वरनाथ को छोड़कर मनसुख बाबा के सभी 10 खास आदमियों को शबनम होटल में लेकर जाता था, जहां ये सभी लोग मिलकर लड़कियों के साथ अय्याशियां किया करते थे। एक तरह से मोंटी ने उन सभी को गलत आदत लगा दी थी, शराब, लड़कियों के साथ खेलना। दिन ब दिन इन लोगों की हरकतें बढ़ती गई। इसके बाद मोंटी ने बाबा मनसुख को बीमार करने के लिए उनके खाने में कुछ मिलाकर देने लगा। ऐसे ही एक दिन मोंटी बाबा के आश्रम पर मोहिनी को लेकर आ गया, बाबा मनसुख की सेवा करने के बहाने से। वहीं आश्रम में ही मोंटी ने भोपे को सेवक के रूप में नौकरी पर लगवा दिया। अब भोपे और मोहिनी दोनों मनसुख की सेवा करते और उन्हें खाने में थोड़ा थोड़ा जहर देते। ऐसे ही इन्होंने एक दिन बहुत ही खतरनाक चाल चली। मनसुख बाबा के खाने में नींद की दवा मिलाकर उन्हें पिला दी। अब मोहिनी बाबा के पास कपड़े उतार कर लेट गई तो भोपा ने उनकी गंदी तस्वीरें क्लिक कर ली। के बाद मनसुख बाबा थोड़ा अच्छा फील करने लगे तो वे सत्संग में गए। तभी ईश्वरनाथ के पास एक लिफाफा आया। उस लिफाफे में बाबा और मोहिनी की बुरी बुरी तस्वीरें थी। ये सब ईश्वरनाथ ने बाबा मनसुख को अकेले में बताया। ये सब कुछ देखकर बाबा मनसुख का अपने आप पर से ही भरोसा उठ गया। बाबा मनसुख कहने लगे कि मैंने ये क्या अनर्थ कर दिया। इसके बाद बाबा मनसुख ने शर्म के कारण अपना देह त्याग दिया। अब यहाँ महंत की गद्दी कभी भी खाली नहीं रहती, इसीलिए सारे प्रमुखदारों का चुनाव हुआ। यहाँ मोंटी ने तो सभी लोगों को पहले ही खरीद लिया होता है, इसीलिए सभी लोगों ने मोंटी को ही अपना महंत चुना, जो कि ईश्वरनाथ को बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगा। तभी ईश्वरनाथ जब अपनी बेटी को लेने आए कि वो अपनी बेटी को यहाँ से लेकर कहीं दूर चला जाएगा,
तो भोपे ने उसकी बेटी को यहाँ से जाने नहीं दिया। ईश्वरनाथ अपनी जान बचाने के लिए वहाँ से भाग निकला, क्योंकि भोपे ईश्वरनाथ को कभी भी मार सकता था। अब कहानी प्रेजेंट में आती है, जहाँ ईश्वरनाथ बताता है कि आश्रम की सारी जमीन मेरे नाम पर है, क्योंकि मनसुख बाबा मुझ पर बहुत भरोसा करते थे। मगर मोंटी के गुंडों से बचने के लिए मुझे मरने का नाटक करना पड़ा। उजागर सिंह पूछते हैं कि लेकिन इन लोगों ने मोहिनी को क्यों मारा, इसका कंकाल जंगल में मिला है। इस पर ईश्वरनाथ बताते हैं कि मोहिनी निराला को ब्लैकमेल करने लगी होगी, उसे पैसा भी चाहिए था, इसीलिए निराला और भोपे दोनों ने मिलकर मोहिनी को रास्ते से ही हटा दिया। ये सब सुनकर उजागर सिंह ईश्वरनाथ को अपने साथ मिला लेता है, कहता है कि हमें कैसे भी करके इस बाबा निराला का अंत करना ही होगा। अभी उजागर सिंह को ईश्वरनाथ ये भी बताता है कि एक आदमी और है जो निराला बाबा से बदला लेना चाहता है और वो हमारे काम भी आ सकता है। इधर हम भोपे सिंह को देखते हैं, जिसे बार बार पम्मी के साथ बिताए हुए पल याद आ रहे थे। यहाँ भोपे ठीक से सो भी नहीं पा रहा था। भोपे के मन में निराला के लिए बहुत ज्यादा गुस्सा भरा था, क्योंकि भोपे ने उसके साथ बहुत गलत किया था, मगर अब वो चाहकर भी कुछ नहीं कर सकता। इधर आज पम्मी को दुल्हन की तरह सजाया जाता है निराला बाबा के पास भेजने के लिए। पम्मी जैसे ही निराला के पास पहुंचती है, बाबा अपने आप पर से कंट्रोल खो देता है और पम्मी के साथ इंटीमेट होने लगता है। जैसे ही निराला सो जाता है तो हम देखते हैं कि पम्मी के पास जो फोन था, पम्मी ने उस फोन में निराला की पूरी वीडियो बना ली होती है। आगे हम देखते हैं कि बबीता और कविता वो वीडियो देखती हैं, कहती हैं कि यही वीडियो बाबा के अंत का कारण बनेगी। पर सवाल ये है कि पम्मी यहाँ से बाहर कैसे निकलेगी ताकि वो पुराना केस रीओपन करवा सके। तभी पम्मी के दिमाग में आइडिया आता है कि भोपे सिंह को अपने साइड किया जाए, लेकिन किस तरह से। तभी रात के समय आश्रम पर कुछ लोग हमला कर देते हैं, जहाँ भोपे अकेला ही इन लोगों से भिड़ जाता है। भोपे कहता है कि मैं बाबा निराला पर कभी आंच नहीं आने दूंगा। तभी वहाँ पर बाबा निराला आ जाता है। वो भोपे से कहता है कि ये सब तो तेरी परीक्षा थी पगले, मैं तो बस ये देखना चाहता था कि तू अब भी मेरा वफादार है भी या नहीं, और तू उस परीक्षा में पास हो चुका है। अगले दिन हम देखते हैं कि बबीता कहीं फोन करती है पम्मी को बाहर निकालने के लिए। आश्रम में हम दिलावर और उसके साथियों को आता हुआ देखते हैं, जो बाबा के आश्रम में चद्दर चढ़ाने आए थे। अब जैसे ही ये लोग जाने लगते हैं, इन्हीं लोगों के साथ में पम्मी भी हो जाती है। असल में बबीता ने ही इन सभी लोगों को यहाँ बुलाया था, पम्मी को बाहर निकालने के लिए। जैसे ही पम्मी वहाँ से निकलने वाली होती है, तभी भोपा उसके पास आ जाता है और वो पम्मी को अपनी गाड़ी में बिठाकर कहीं और ले जाने लगता है। पम्मी भी ये देखकर हैरान रह जाती है। पम्मी ये सोचने लगती है कि भोपे उसे आश्रम में क्यों नहीं ले गया। रास्ते में भोपे पम्मी से कहता है कि तूने मेरे साथ अच्छा नहीं किया, तूने बाबा से बदला लेने के लिए मुझे अपने प्यार में फंसा लिया। देख उस मोंटी ने मेरा क्या हाल किया। पम्मी भोपे से कहती है कि तुम बहुत अच्छे इंसान हो, लेकिन मुझे बाबा से ये उम्मीद नहीं थी कि वो तुम्हारे साथ ऐसा कुछ करेगा। वो बाबा तो किसी का भी सगा नहीं है। भोपे रास्ते में पम्मी से कहता है, जब मैं तुम्हारे साथ इंटीमेट हुआ था तो क्या एक पल के लिए भी तुम्हें मेरे लिए फीलिंग्स आई। इस पर पम्मी कहती है, सच बताऊं भोपे जी, महसूस तो किया था मैंने तुम्हारी गर्मी को, लेकिन अंदर नहीं उतरने दिया, क्योंकि मेरा मकसद कुछ और था ना। कहीं ना कहीं भोपे भी अपने किए पर पछता रहा था। भोपे भी इमोशनल हो जाता है। इसके बाद भोपे पम्मी के बताई हुई जगह पर पहुंच जाता है, जहां पर उजागर सिंह और ईश्वरनाथ उसका इंतजार कर रहे होते हैं। ईश्वरनाथ किसी और की नहीं बल्कि भोपे सिंह की ही बात कर रहा था कि भोपे सिंह ही निराला से बदला लेने के लिए तड़प रहा होगा। अब पहुंचने के बाद पम्मी कहती है, तुम हमारा साथ दो। इस पर भोपे कहता है कि तुम्हें क्या लगता है, क्या मैं तुम्हारा साथ दूंगा। इस पर पम्मी भोपे से कहती है कि तुमने जीवन में इतना गलत काम किया है, अब कुछ काम अच्छाई के लिए कर दो, इससे तुम्हारा जीवन सफल हो जाएगा। भोपे भी कहीं ना कहीं पम्मी से प्यार करता था, इसलिए वो पम्मी की बात मान जाता है। के बाद पम्मी कोर्ट पहुंच जाती है और वो वीडियो जज को दिखाया जाता है और इसी बात पर जज इस केस को रीओपन कर देते हैं। साथ ही वो बाबा को कोर्ट में आने के लिए ऑर्डर पास कर देते हैं। जैसे ही ये बात निराला को पता चलती है कि उस पर फिर से केस चालू हो गया है, तो वो सभी पर भड़क जाता है कि इस पम्मी को बाहर किसने जाने दिया। अब मैं ये कैसे प्रूफ करूंगा कि मैं संभोग नहीं कर सकता, कि उसमें तो साफ साफ मैं ही दिखाई दे रहा हूँ। ये सुनकर तो वकील के पास भी कोई जवाब नहीं होता। अब भोपे कहता है कि तू कोर्ट जा, मैं डॉक्टर से बात करता हूँ। भोपे फिर से वही डॉक्यूमेंट बनवाएगा कि जिसमें निराला का शुद्धिकरण हो रखा है, तो तुझे डरने वाली कोई बात ही नहीं है।
जो सुनकर निराला भी भोपे पर विश्वास कर कोर्ट पहुंच जाता है। इसके बाद जज निराला को सीधा जांच के लिए भेज देते हैं। अब निराला को डॉक्टर के पास जाकर पता चलता है कि उन लोगों ने तो डॉक्टर ही चेंज करवा दिया है जो बाबा की जांच किया करता था। अब निराला मना करने लगता है कि मैं कोई जांच नहीं करवाऊंगा, मैं सिर्फ अपने डॉक्टर से जांच करवाता हूँ। के बाद वो डॉक्टर जज तक ये बात पहुँचा देता है कि निराला बाबा जांच करवाने से मना कर रहा है। अब जज पुलिस को सीधा ये ऑर्डर दे देते हैं कि बाबा को कस्टडी में ले लिया जाए कि बाबा को ऑपरेट नहीं कर रहा। इधर वकील जज को निराला के खिलाफ सारे सबूत दिखाने लगती है। निराला ने कितनी लड़कियों के साथ गलत किया है। वहीं इन लोगों को निराला के ड्रग्स के बिजनेस के बारे में भी पता चलता है। सारे डॉक्यूमेंट्स इकट्ठे करने में भोपे ने इनकी हेल्प की थी। ये सब कुछ खड़े होकर भोपे भी इंजॉय कर रहा था कि उन सब कागजों में भोपे का कहीं भी नाम नहीं था। ये सब कुछ देखकर जज भोपे को ट्रायल के लिए भेज देते हैं और अपना फैसला सोमवार को सुनाने का ऐलान करते हैं। इसके बाद जब निराला को जेल ले जाया जाता है तो निराला के भक्तगण पुलिस पर पत्थर फेंकने लगते हैं। वे गाड़ी आगे बढ़ने ही नहीं देते। इस पर पुलिस वाले सीएम से पूछते हैं कि सर हम क्या करें। हुकुम सिंह सारी फोर्स को वहां पहुंचने का ऑर्डर दे देता है ताकि निराला को सजा हो पाए। इधर पुलिस वाला निराला से कहता है कि फोर्स तो आ रही है, लेकिन अब इस हंगामे में जितने लोग मरेंगे उसके जिम्मेदार भी आप ही होंगे, इसलिए तुम अपने भक्तों को शांत करिए। निराला बाहर आकर अपने भक्तों को शांत करवाता है। वो पुलिस वालों के साथ चुपचाप जेल चला जाता है। इसके बाद रात के समय भोपे निराला से मिलने आता है। निराला को पूरा गेम समझ आ गया था कि भोपे की वजह से ही आज वो जेल में है, क्योंकि जब तक भोपे था तब तक निराला पर एक भी आंच नहीं आई थी। और जब निराला ने भोपे को ही नहीं छोड़ा तो भोपे निराला को कैसे छोड़ देता। इसके बाद भोपे निराला से कहता है, तूने मेरा तो शुद्धिकरण करवा लिया है, तू अपना भी शुद्धिकरण करवा ले ताकि तू जेल से निकल सके, वरना सड़ना यहीं। निराला भोपे से कहता है कि मैं बाहर तो जरूर निकलूंगा, उस दिन तुम सभी का आखिरी दिन होगा। ये सुनकर भोपा मजे लेते हुए चुपचाप यहाँ से चला जाता है। हमें मंडे का सीन दिखाया जाता है जहाँ जज सारे सबूतों को देखकर निराला बाबा को आजीवन कारावास और 30 लाख रुपए जुर्माना भरने को कहते हैं। ये 30 लाख पम्मी के खाते में ट्रांसफर किए जाएंगे उसकी जिंदगी खराब करने के लिए। निराला की खबर सुनकर पम्मी बहुत खुश होती है। के बाद निराला को जेल हो जाती है। इसके बाद आश्रम की गद्दी पर भोपे सिंह को बिठा दिया जाता है और वो निराला धाम का नया नाम मनसुख धाम रख देता है, क्योंकि असली बाबा हुआ करते थे। और हम देख पाते हैं कि पम्मी भी सेविका बन गई है। आगे जो सीरीज आएगी वहाँ हम देख पा रहे हैं कि ये आश्रम की गंदगी को साफ कर देंगे, कि भोपे भी अब बदल चुका है। ही हमें निराला को दिखाया जाता है जो कि बदले की आग में जल रहा होता है। भोपे बन जाता है मनसुख बाबा और पम्मी बन जाती है आश्रम की सेविका। तो सीरीज कैसी लगी कमेंट्स में जरूर बताइए। इसके पहले के पार्ट्स चाहिए तो कमेंट्स कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।